गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज आइए हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ा जाए व्याकरण के अंतर्गत कि सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है ना, सर्वनाम का क्या मतलब है व्याकरण में। ठीक है, आइए इसको भी देखते हैं। सर्वनाम क्या है? ठीक है, जब बेटा संज्ञा के स्थान पर, ठीक है ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आइए परिभाषा के माध्यम से देखें कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी संज्ञा नहीं रहेगा, जिसमें नाम रहे उसके स्थान पे क्या रहता है? सर्वनाम रहता है, जिसमें मैं है, हम, तुम, कौन, क्या, वे, उसका आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा के स्थान पर इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है सर्वनाम के माध्यम से। ठीक है, हमारे व्याकरण में जो है सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। ठीक है, कितने भेद बताए गए? 6 भेद। नंबर 1 देखें अगर हम लोग तो पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, ये 6 प्रकार के हमारे यहाँ सर्वनाम है। उसमें भी अगर देखा जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये चीज़ें जो है क्या है हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आइए हम लोग बुक के माध्यम से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबके लिए नाम, यानी सबके लिए नाम का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त सन 1910 को अल्बानिया में एक व्यवसायिक परिवार में हुआ था। वे 3 बहनें थीं जिसमें वे सबसे छोटी थीं। उनके बचपन का नाम एग्नेस था। पिता का देहावसान के पश्चात उनका जो जीवन थी आर्थिक विपन्नता आ गई। इन सब सारी चीज़ों को पिता के देहावसान पर विपन्नता आ गई थी। उनकी माँ परोपकारी थी या वे भी अपनी माँ के परिचितों पर चल रही थी आदि। तो इनमें ये चीज़ें दिखाई जा रही है कि संज्ञा के स्थान पर जैसे वे, उनके, उनकी, ठीक है ना, आदि शब्दों का भी प्रयोग हुआ। यानी एक पूरे अगर हम वाक्य को बनाएं या एक पूरा पैराग्राफ ले, यानी एक पूरा सारांश ले, तो उसमें क्या है सिर्फ संज्ञा ही नहीं होता, उसमें क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा सर्वनाम का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो ये हम लोग इस कहानी के माध्यम से देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादातर देखेंगे वे, उनका, उनके, इसके लिए आदि शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आइए हम लोग सबसे पहले जो है संज्ञा के जो भेद हैं 6 सर्वनाम के, ठीक है, सर्वनाम के जो 6 भेद हैं उनमें सबसे पहले हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं। ठीक, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और जिनके विषय में कहा जाता है के लिए किया जाता है वे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ध्यान से दीजिए, देखिए कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी स्वयं के लिए ना, उसे पुरुषवाचक। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और जिनके विषय में कहा जाता है, बोलना, सुनना और जिसके विषय में कहा जाता है उसी के लिए वे पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे मैं, वह, तुम आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। आइए पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद हैं उनको देखते हैं। प्रथम पुरुष में क्या है बेटा कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता स्वयं के लिए करता है। प्रथम पुरुष कौन है? मैं, यानी खुद के लिए। ठीक है ना, जो वक्ता जो है स्वयं बोलता हो। ठीक है ना, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता स्वयं अपने लिए करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रथमवाचक सर्वनाम, यानी खुद के लिए। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि शब्द लगा के कि मैं वहाँ गया था, मैंने उससे बोला था, तो ये मैंने बोला, मान लीजिए, तो मैं किसी और को सामने मेरे को बैठा है, ठीक है ना, वो माध्यम है मेरा और मैं किसी थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है? प्रथम पुरुष। जैसे मैं अपने सारे सपने पूरे करूँगी, यानी मैं किसी व्यक्ति से ये बात कह रही हूँ। मध्यम पुरुष क्या है बेटा? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए, ठीक है, किया जाता है उन्हें हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है, क्या है कि
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है उसी मध्यम पुरुष। जैसे आपसे निवेदन है कि आप अपने विषय में बच्चों को बताइए, यानी हम डायरेक्ट यानी सीधा मैं जो मेरे आगे बैठा बंदा है, व्यक्ति है, उससे मैं ये बात कह रही हूँ कि आप जो है उसके बच्चों के बारे में बताइए या उनके बारे में बोलिए। तो ये क्या हो जाता है, मध्यम पुरुष। मैं प्रथम पुरुष, दूसरा जिससे मैं बात कर रही हूँ वो मध्यम पुरुष। ठीक है। तीसरा क्या है बेटा, अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक। जैसे वह, वे, यह, इन्होंने, इसका, उनका आदि शब्द का प्रयोग होता है। जैसे गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अहिंसात्मक आंदोलन भी चलाए थे। ठीक है। ये कौन है, हम किसी थर्ड मतलब जो तीसरे व्यक्ति के बारे में, यानी यहाँ गांधी जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से अपनेपन का बोध होता है, ठीक है, निजवाचक यानी खुद के लिए, अपनेपन के लिए बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद अपना कार्य करूँगा, अपने लिए, तुम स्वयं लखनऊ जाओ। यहाँ वो खुद और स्वयं शब्द अपने का बोध करा रहा है, यानी अपने लिए। ठीक है। वहाँ पर क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का निश्चयपूर्वक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का निश्चयपूर्वक बोध होता है, यानी वह उसी का है, निश्चय, ठीक है ना, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह शील्ड और पदक दोनों मेरे, निश्चय है, ये बिल्कुल जरूरी है कि वह उसी चीज़ का होगा, कन्फर्म है। ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी बिल्कुल वो उसी का निश्चित तौर पे उसका मानते हैं। इसी तरह अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्व शब्दों के द्वारा जो किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है, शायद में लगा रहता है, उनका हो या उसका हो, हमें संदेह रहता है। ठीक है ना, वहाँ पर क्या हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है। जैसे दाल में कुछ काला है, संदेह है, ठीक है ना, मुझे कोई पुस्तक प्राप्त नहीं हुई, ये भी क्या है, अनिश्चित है, कोई पुस्तक प्राप्त नहीं है, दाल में कुछ काला, यह संदेह है, तो यह क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध का बोध होता है उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ जो संबंध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो है संबंधवाचक। जैसा देश वैसा भेष, तो ये हो जाएगा हमारा संबंधवाचक। अब छठा क्या है हम लोग का, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, कुतुब मीनार कहाँ है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सर्वनाम के अंतर्गत प्रश्न पूछते हैं, वह कहाँ गया, वह कौन है, ठीक है, तुमको कौन पढ़ा रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं बेटा, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती हैं। सर्वनाम और शब्द चिन्ह, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इस पे कि क्या है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका चिन्ह क्या है, मैं, तुम, वे, वो, हम आदि। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम के में क्या है, खुद का है, स्वयं आदि। निश्चयवाचक में क्या हो जाता है, यह, वह, उसे आदि। अनिश्चय में है कुछ, कोई आदि। संबंधवाचक में जो, जिसकी, सो, उसकी, जैसा, वैसा आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या, क्यों, कहाँ आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा जो है सर्वनामों का जो है जो भेद है, जो जिसकी पहचान होती है, ये हमारी इसी के माध्यम से होती है। इसी तरह अगर देखें तो सर्वनाम का रूप परिवर्तन होता है। ठीक है ना। सर्वनाम के जो है रूप तीन प्रकार से बदलते हैं। कैसे बेटा, लिंग के वजह से, वचन के कारण और कारण कारक, यानी ये तीन प्रकार से होते हैं। ठीक है ना, कि लिंग में कौन सा है, क्या लगेगा, उसके बाद माध्यम से हो जाता है। उसी तरह जो वचन के माध्यम से होता है, उसी तरह कारण कारक के द्वारा परिवर्तन इसमें होता है। तो हमारा सर्वनाम आज खत्म हो गया। ठीक है।
फिर आगे नेक्स्ट दूसरा पढ़ेंगे पार्ट।